हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ आनंद। आप देख रहे हो अपना चैनल जेएसके एडू। और बायोलॉजी का ये अपन सबका टॉपिक तो चल ही रहा था। जिस सिलसिले पे हैं, जिस रास्ते पे हैं, उसी रास्ते पे हम सब चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब हम सबका हो क्या गया था, अगर लाइफ प्रोसेस की अगर बात करें तो हम सबका हो क्या गया था। इसमें सबसे पहला हम सबका टॉपिक जो था न्यूट्रिशन, ये हम सबका टोटल हो चुका है, क्योंकि हम प्लांट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और एनिमल के बारे में, डेट इज़ हेटेरोट्रॉफिक, उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये वाला टॉपिक हम सबका न्यूट्रिशन पूरा ख़त्म हो रहा है। अच्छा, अगर लाइफ प्रोसेस है तो उसमें न्यूट्रिशन था, रिस्पायरेशन था, एंड थर्ड हम सबका ट्रांसपोर्टेशन था, और चौथा एक्सक्रीशन था। ठीक है, तो यही टॉपिक था। तो ये सब अपन का टॉपिक सब कुछ कवर होगा। और अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना। अगर हम सबका न्यूट्रिशन अगर कवर हुआ है, ठीक है, अब हम सेकेंड यूनिट में अब पढ़ेंगे। हम सबका है रिस्पायरेशन। क्या होता है रिस्पायरेशन? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना रिस्पायरेशन। ओके, क्या होता है रिस्पायरेशन? क्या यही होता है रिस्पायरेशन कि हम सांस अंदर लिए, ठीक है, इनहेल किए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले, यही है क्या रिस्पायरेशन? नो, इट इज ब्रीथिंग। ठीक है, ये ब्रीथिंग प्रोसेस है, ये हम सबका ब्रीथिंग प्रोसेस है। रिस्पायरेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सबका ये मान लेते हैं कि सेल है, इसको क्या मानते हैं? ये हम सबका सेल है। ठीक है, मैं डेफिनेशन कम दूंगा, ठीक है, इसमें, क्योंकि डेफिनेशन बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ डिटेल समझा दे रहा हूँ, मैकेनिकल प्रोसेस। और अगर आप बात करोगे ना कि अगर नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें कैसे अगर पूछा जाता है, तो ज़्यादातर डेफिनेशन मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे पहला मैकेनिकल प्रोसेस को उसको समझ लो, डेफिनेशन ऑटोमेटिक बना दोगे। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। रिस्पायरेशन हम सबका क्या होता है, ये हम कॉम्प्लेक्स फूड है, ये हम सबका सेल था, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। ओके, अच्छा, इसको ऑक्सीजन भी ये सेल में अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड पहुंच गया। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर क्या है आपका? प्रोटीन्स, तो तीसरा क्या रहेगा? फैट। ये हम सबके क्या हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड अगर सेल्स में पहुंचा तो आपने देखा था सारा प्रोसेस वो मैंने सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं हम सब। ठीक है, प्रोसेस आप सब आई थिंक पीछे वाला दो वीडियो बन चुके हैं, उसको अटेंड करना, तभी ये समझ में आएगा। अदरवाइज ये तीसरा लेक्चर चल रहा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं। तो ये रिस्पायरेशन प्रोसेस में सेल्स तक अंदर तक गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? वहाँ पे पकौड़े तलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लेगा लंग्स से लेगा यहाँ पे ऑक्सीजन। क्या लेगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, और हमको देगा क्या? एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी। ठीक है, फिर हम सब अपन चाहें जिस प्रकार से गाना गाएं, लेक्चर बनाएं, ठीक है, या किसी का सर फोड़े, कुछ भी कर सकते हैं। एनर्जी अपन के पास, कहने का मतलब, आ चुकी है। ओके, अब आगे चलते हैं। ब्रीदिंग सर क्या होता है? ब्रीथिंग ऐसा प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग यही होता है हम सबका कि इनहेल किए ऑक्सीजन, आउट किए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस ब्रीथिंग में। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रीथिंग हम सबका, यह भी नॉर्मल अभी आपको बताया हूँ, इसमें रिस्पायरेशन में ब्रीथिंग भी आता है। ब्रीथिंग जो प्रोसेस होती है ये भी आता है। देखो यहाँ पे इनहेलेशन है एक, क्या है? इनहेलेशन। ये सर इनहेलेशन आप क्या बता रहे हो? इनहेलेशन का मतलब होता है आपके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है ना, प्रेजेंट है ना, आप जानते हो। ठीक है, उसमें 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन 21 या 20% है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हम अपन लेते क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं ऑब्वियसली। तो ये कैसा प्रोसेस होता है? इनहेलेशन क्या होता है? ये होता है हम सबका इनटेक ऑफ एयर डेट इज रिच इन ऑक्सीजन। मतलब अगर हम इनहेलेशन की बात करते हैं ना, तो ईयर तो अंदर करते हैं, उसमें सब कुछ गया उसमें, लेकिन उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट क्या होगा? ऑक्सीजन। वही हम सबका है इनहेलेशन। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इनटेक
ऑफ एयर that is रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है, O2 ऑक्सीजन इसको हम बोलते हैं। इनटेक ऑफ एयर, हम अंदर जो सांस लिए हैं इसी को इनहेलेशन बोलते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रेजेंट क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होना वहाँ पे चाहिए। ओके, अब बात आती है इनहेलेशन, मतलब सांस अंदर लेना, ठीक है, उसमें क्या लिए हैं हम, ऑक्सीजन लिए हैं। अब दूसरे की जब बात आएगी तो दूसरा होता है हम सबका होगा एक्सहेलेशन, ठीक है, या इनहेल बोलो या एक्सहेल बोलो, बाहर निकाल रहे हो। इनहेल, इन मतलब अंदर ले रहे हो, एक्सहेल मतलब बाहर कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है। तो इनहेलेशन ये हो गया। एक्सहेलेशन, ठीक है, ये एक्सहेलेशन क्या है सर, यानी वही है एक्सहेल, ठीक है, बाहर करने वाला। तो इसमें क्या होगा, इट इज गिविंग आउट ऑफ एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम जो हवा बाहर कर रहे हैं, इट इज गिविंग आउट ऑफ एयर, हम जो हवा बाहर कर रहे हैं डेट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली गिविंग आउट ऑफ एयर दैट इज रिच इन CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। ये मतलब इनहेल मतलब ऑक्सीजन अंदर लिए, एक्सहेल मतलब क्या कर दिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिए। तो आई थिंक ये प्रोसेस समझ में आया होगा। और रिस्पायरेशन ऐसी प्रोसेस होती है ना कि इससे हम सबको एनर्जी मिलती है, ठीक है। फूड हम सबका बेसिकली ऑक्सीडाइज होता है, उससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है, सब कुछ सारी प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक हो गया होगा, नोट कर लो इतना तब तक, मैं तब तक साइड में हूँ, ठीक है। नोट करो बच्चों, नोट करो। चलो, आई थिंक नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी कि सर ऑक्सीजन कैसे सेल्स में आप पहुंचा रहे हो, कौन ले जाने वाला है उसको, कैसे कैच करता है, कैसे ट्रैप करता है, कैसे पकड़ता है, ऑक्सीजन ही हम अंदर क्यों लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही हम क्यों बाहर करते हैं, किस प्रोसेस में होता है, ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूज़न होता है। चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो मेरा आर्ट अच्छे से नहीं बनता, ओके। तो आई थिंक कुछ रफली ऐसे करके, अरे यार ऐसे नहीं बनेगा, बन जा, ये मैं लंग्स बना रहा हूँ, ओके। ये ऐसा करके मैंने, ओहो भाई कला आना बहुत ज़रूरी है, बस समझ सकते हो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़, समझ लेना। लेकिन ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, लंग्स कैसे बना दूँ यार, यही से प्रोसेस समझाना भी है आपको। हो बन जाना किडनी जैसा शेप का क्यों बनना है यार, कैसे होता है लंग्स। अब की बार चलो ऐसे नॉर्मली ऐसे रफली डायग्राम ऐसे बना दिया हूँ, ठीक है। आप समझ जाना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, आपको अच्छे तरीके से बनाना सीख जाना, और बहुत ज़रूरी भी है, ओके। बायो अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें जान लेना कि आर्ट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे चलो समझते हैं, ये हम सबका लंग्स है, ठीक है। ये हम सबका मान लेते हैं कि विंड पाइप है, इधर से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्लस्टर फॉर्म के ऐसे ऐसे करके होते हैं, इस फॉर्म में कुछ यहाँ भी ऐसे करके यहाँ पे क्लस्टर फॉर्म के होते हैं ऐसे। अब ये चीज़ क्या बना रहे हो सर आप, ये चीज़ क्या है,
ये इसमें भी कुछ गैपिंग ऐसे ऐसे करके कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गुब्बारे जैसे संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई क्या होता है, चलो अब देखते हैं। ये हम सबका किसमें, एल्वियोलाई किसमें प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई एक माध्यम होता है जहां से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है। मैं क्या पॉइंट ऑफ दिस, मैं क्या बोल रहा हूँ, एल्वियोलाई एक ऐसा माध्यम होता है, इसके लास्ट स्टेज में ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, ये हम सबका बेसिकली लंग्स है, लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप सोचें क्या बना दिया हूँ। ठीक है, ये हम सबका लंग्स है। यहाँ पे देखो, ये एल्वियोलाई हम सबका, इधर से क्या होता है आपको पता है बेटा, इधर से ऑक्सीजन आपका किस में मिक्स होता है, एल्वियोलाई के लास्ट में होता है यहाँ पे। अच्छा, इधर से ऑक्सीजन आया ना, लेयरिंग्स है, फेरिंग्स है, और उसके बाद में ट्रेकिया होता है। ठीक है, सी टाइप का होता है कि क्योंकि वो कोलैप्स ना हो, चिपके ना। ठीक है, फिर आता है एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में अगर ऑक्सीजन पहुंचा तो उसको सेल्स तक हमको देना है ना। तो यहाँ अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंचा, तो इसके बगल में पीछे साइड में ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वो ब्लड में मिक्स करवाते हैं। तो क्या ऐसे ही सर, क्या ऐसे ही मिक्स करवा देते हैं? अगर यहाँ से ऑक्सीजन, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन अगर ब्लड में मिक्स हो रहा है तो इसको मिक्स कराने वाला कोई होगा, और वो मिक्स कराने वाला है, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं, वो है रिस्पायरेटरी पिगमेंट। क्या है? रिस्पायरेटरी पिगमेंट। रिस्पायरेटरी पिगमेंट। अब ये सर रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है? रिस्पायरेटरी पिगमेंट है बेटा आपका एचबी। और सर एचबी ये क्या होता है? एचबी होता है बेटा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आपका ब्लड बेटा रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, ये हीमोग्लोबिन एक टेम्परेरी क्या करता है, एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रैप किया है। ठीक है, यही ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करवाया। रिस्पायरेटरी पिगमेंट है मिक्स कराने वाला। ठीक है, हीमोग्लोबिन, उसको हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हम सबका ब्लड रेड होता है। एक टेम्परेरी, ये हीमोग्लोबिन एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। ये बेटा ले जाके कहाँ पे छोड़ेगा? ये इसको कहाँ पे छोड़ेगा? ये छोड़ेगा आपका सेल्स में। ऐसे गंदे तरीके से मत बना दिया करो सर, बच्चे गाली देंगे आपको। ये मान लेते हैं हम सबका सेल्स है, और सेल्स के अंदर क्या ले जाएगा? इसको O2 को छोड़ देगा यहाँ पे। O2 मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ा। अच्छा, तो क्या हम ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या हम केवल सांस अंदर ही लेते रहते हैं, मतलब इनहेलेशन ही करते रहते हैं, सांस हमेशा अंदर ही लेते रहते हैं? नहीं, हम उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, है ना। तो इनहेलेशन में मैंने बताया इट इज़ बेसिकली इन टेकिंग ऑफ एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। इनहेलेशन में मैंने क्या बताया? इट इज़ बेसिकली गिविंग आउट ऑफ एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ब्रीथिंग प्रोसेस हम सबका यही है, ब्रीदिंग। हम सांस बाहर करें, ठीक है, मतलब इनहेल किए, इनहेल मतलब अंदर किए ऑक्सीजन लिए, और एक्सहेल मतलब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालें। तो बेटा अगर हम सबका अगर सेल्स में यहाँ पे पहुँचाया भी है, अगर ऑक्सीजन सेल तक पहुँचा तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो ज़्यादा हो रही, उसके साथ साथ आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हो। ऐसा नहीं होता कि आप ऑक्सीजन लेते ही चले जाते हो बहुत टाइम तक, नो। यहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या हो रहा है? यहाँ पे फुल हो रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल्स में फुल होता जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल्स में फुल होता जा रहा है तो डेट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर सेल एंड आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है ये, ठीक है, और हमारे सेल्स के लिए भी। ठीक है, अगर सेल्स यहाँ पे डेड होगा तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, कैंसर कॉज भी कर सकता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, कैंसर हो सकते हैं इससे। तो यहाँ से क्या करेगा? अब ये बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो पकड़ के तो ला दिए, इतना प्रोसेस बताए। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाएगा? तो बहुत आराम से चला जाएगा। आपको मैंने बताया होता क्लास 9th में ऑस्मोसिस एंड दूसरा डिफ्यूजन बताया था। तो ये प्रोसेस डिफ्यूजन से जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम जो बाहर करेंगे
ये कैसे जाएगा, डिफ्यूज़न बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस, डिफ्यूज़न। अब सर ये डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न का मतलब होता है रीजन ऑफ, इट इज़ द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, डेट इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। मतलब अगर कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में है तो ज़्यादा मात्रा से आप जानते हो कम मात्रा में जाती है, ठीक है। तो ये होगा हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हाई अगर होता जा रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता जा रहा है तो ये बाकायदा फिर निकल जाएगा, ठीक है। कौन से प्रोसेस से निकलेगा, ब्रीदिंग प्रोसेस है। ब्रीदिंग प्रोसेस में कितने प्रोसेस हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल मतलब अंदर के, एक्सहेल मतलब बाहर के। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। आई होप आप सबका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इसको करो, फिर आगे हम चलते हैं, आगे हम बताते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। अब चलो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आई थिंक आप नोट भी कर लिए होंगे। देखो इसमें बेटा ये इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन पुटअप हो जाता है ना तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है इधर से, ठीक है। इसलिए मैं बहुत स्लो प्रोसेस में इसको बताते हुए चल रहा हूँ। कुछ लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, किसी को भी मतलब कम आंकना ये आप सबकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, है ना। मैं बात कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे, ओके। कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है, तो कॉन्फिडेंस एक अच्छी बात होती है। कुछ बच्चे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जब पढ़ लेते हैं तो उनको ओवर थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में हमको नहीं रहना है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम सबका ब्रीदिंग एक प्रोसेस है, एक हम सबका है ब्रीदिंग, ठीक है। दूसरा हम सबका है सेलुलर रिस्पायरेशन, दूसरा यही तो था, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब यहाँ पे देखो सेलुलर आई एम सॉरी, ब्रीदिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन। अब ये सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, सेलुलर मतलब आपको समझ में आ रहा है, सेल, आगे क्या लगा हुआ है, सेल। तो सेल में रिस्पायरेशन। अब सेल में रिस्पायरेशन कैसे, चलो समझते हैं यहाँ पे। ये मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये हम सबका अपन का सेल है, ठीक है। ये मान लेते हैं इतना बड़ा सा मैंने क्या बना दिया, सेल, ठीक है। अब सेल में हम सबका सेलुलर रिस्पायरेशन अगर समझेंगे अभी, तो ऊपर से देखो ये जो फूड आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, फूड, ठीक है। और ब्रीदिंग प्रोसेस से आपका क्या यहाँ पे आ रहा है बेटा, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। इधर से फूड आ रहा है, ये डाइजेशन प्रोसेस से ये क्या आ रहा है, इधर फूड आ रहा है, और ये इधर ऑक्सीजन आ रहा है हम सबका, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, नॉर्मली फूड यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है और हम सबको एनर्जी देता है, लेकिन केवल इतना ही आसान नहीं है। चलो कहानी देखते हैं कैसा है इसका। ये यहाँ पे ग्लूकोज मान लेते हैं इसको, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है हम सबका, C6H12O6, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन O2 गिव्स आउट, हमको क्या दिया, CO2 प्लस H2O, ये कन्वर्ट हुआ, टूटा है, और प्लस हमको क्या देगा, एनर्जी, क्या देगा, एनर्जी, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस है। क्या आपको कुछ इसमें देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रिएक्शंस कहीं देखा सुना आपको लग रहा है, ये जस्ट इनवर्स है, उल्टा है किसका, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा ये रिएक्शंस है, बात समझ में आ रही है। तो ये देख लो यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमको दिया, एनर्जी में टूटा। अब बात ये आती है कि एनर्जी किस में स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा अगर एनर्जी हमको अगर देता भी है, आप यहाँ पे समझो, कंडीशन समझो,
ऑक्सीजन सॉरी एनर्जी अगर हमको देता है तो कौन देता है सेल्स में, ये कहाँ पे प्रोसेस होगा भाई, हाँ हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कहाँ पे होगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्लास 9th में ही सेल्स लेसन में अपन का ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, अगर नहीं देखे होंगे तो जैसका एडियो में जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है, सेल टॉपिक होगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी वाला प्रोसेस होता है, एनर्जी मतलब ये रिलीज करता है। अब जब बात आती है एनर्जी की, तो एनर्जी किस में स्टोर होगा सर, किस में होगा, ये स्टोर किस में होगा, मतलब इकट्ठा किस में होगा, एटीपी, ये टीपी। सर ये एटीपी क्या है, ये टीपी है हम सबका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ही एनर्जी क्या होती है, वहाँ पे स्टोर होती है। आप देखो यहाँ पे ये क्या है जी, ये एडेनोसिन है, ठीक है, और ये क्या है, पी, ये है फास्फोरस। तो यहाँ पे हम एडेनोसिन, इसको हम क्या बोलेंगे, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक इस पे फास्फोरस और लगा दिए, एडेनोसिन डाई, इसको हम बोलते हैं डाई मतलब दो, मोनो मतलब एक, तो एडेनोसिन डाई फास्फेट, एक इसमें हम फास्फोरस और लगा दिए तो एडेनोसिन मोनो डाई, और ये हो जाएगा ट्राई, ठीक है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, इसी फास्फोरस में, एडेनोसिन के तीसरे फास्फोरस में, इसमें यहीं पे एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, इसलिए बोलते हैं इसको हम एटीपी को हम जानते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी होता है। ओके, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ये तीसरे फास्फोरस में क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, वहाँ पे मतलब स्टोर होती है, ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा, हम जब वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जिम कर लिए, बहुत ज़्यादा हम लेक्चर दे दिए, बहुत ज़्यादा देरी से हम खड़े हुए हैं, कहीं पे हम पैदल जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी हम सबका खर्च हो जाता है, तो बन क्या जाता है, अभी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, अब ये क्या बन जाएगा, एडेनोसिन, ये मोनो और ये डाई, तो एडेनोसिन वो डाइफॉस्फेट बन जाता है, ये जो फास्फोरस एक निकल जाता है इससे, यानी कि आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर यही मान लो जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद हमको तुरंत एनर्जी मिल जाती है, तो वो फिर क्या बन जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई थिंक समझ में आया होगा आप सबको ये टॉपिक, ठीक है, बहुत इजी है, मैं थोड़ा सा आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, हम सबको भी ये सब पढ़ाने से पहले कई बार पढ़ना पड़ता है, ये चीज़ होती है। ओके, क्योंकि आप भी स्टूडेंट्स फेज़ में हो, हम भी स्टूडेंट फेज़ में ही, ठीक है, हम कोई टीचर तो है नहीं यहाँ पे, ठीक। तो आई थिंक ये प्रोसेस समझ में आएगा, कैसे आएगा बेटा, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, और जल्दी जल्दी इसको स्पीड अप करो, ठीक है, जितना तेज़ी से, अगर यहाँ पे बहुत स्लो लिखवाया जा रहा है लेकिन आप बहुत तेज़ी से लिखो, मेरी आवाज़ के साथ आप सबका पेन चलना चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, तब मज़ा आता है पढ़ने में। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा आगे भी हम बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें हम सबको मिलेगा थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो, हम 1 मोल आप सबको बताए थे, 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है 1 मोल ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें कितना होता है, 1 मोल ऑफ एटीपी में कितना होता है, 30.5 किलो जूल एनर्जी ये क्या करता है, एनर्जी ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। यानी 1 मोल में, यानी 1 मोल मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एटीपी में क्या करता है, 30.5 किलो जूल एनर्जी क्या करता है, इसमें प्रोड्यूस करता है। तो आई थिंक ये तो बहुत इजी था, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज को हम कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं उसको, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो 3 पाथवे होता है ग्लूकोज को तोड़ने का, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेलुलर रिस्पायरेशन में। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले एरोबिक रिस्पायरेशन होगा,
देन सेकेंड अनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा। अब यहाँ से तो एरोबिक अनएरोबिक तो आपको बातों से ही पता चल रहा होगा। एरोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और दूसरा क्या होता है अनएरोबिक। अनएरोबिक मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में क्या होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वहाँ पे एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा और अनएरोबिक में कैसा रहेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा। ठीक है, एक तीसरा क्या बनेगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या करेगा, चलो समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो चलो इसको हम इरेज करते हैं। पहले आप इतना काम करो, मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको आप नोट कर लो जल्दी जल्दी। ओके, मैं थोड़ा साइड में हो जाऊँ, तब तक नोट कर लो इसको। तो आई थिंक ये बिल्कुल समझ में आप सबको आया होगा। अब थोड़ा इससे आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो चलो इसमें हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ग्लूकोज को हमको तोड़ना है भाई, वो भी 3 प्रोसेस में। ठीक है, सेल्स में कैसे कैसे टूटेगा चलो हम देखेंगे। ठीक है, और चलो बढ़ते हैं बच्चों, आके वीर तुम बढ़े चलो। मैंने बताया था ना आपको केमिस्ट्री में इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। मेरे को स्वेट्स मतलब पसीने हो रहे हैं हल्का फुल्का, और जब थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा हवा पड़ रहा है ना बॉडी पर, हो मज़ा ही आ जाता है। ठीक है, चलो 3 पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। 3 पाथ मतलब 3 इसका प्रोसेस है तोड़ने का। 3 pathways of glucose breakdown मतलब 3 पाथवे है इसका ब्रेकडाउन करने का। चलो देखते हैं आपको। सबसे पहले हमको तोड़ना क्या है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज का आप जानते हो, फार्मूला भी आप जानते हो। ठीक है, C6H12O6। ठीक, ग्लूकोज है। ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, किसमें, पायरूवेट में। अब ये पायरूवेट का फार्मूला क्या होता है, C3H4O3। ठीक है, ये होता है पायरूवेट। लेकिन क्या सर ये डायरेक्ट पायरूवेट में क्या, ये पायरूवेट क्या है, पायरूवेट में कैसे कन्वर्ट हो गया, चलो देखते हैं हम सब यहाँ पे। ओके, मैंने बताया है कि अपन को ग्लूकोज को तोड़ना है, वो भी 3 प्रोसेस में। ठीक है, तो एक सबसे पहला हम सबका होगा एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होगा अनएरोबिक रिस्पायरेशन, तीसरा हम सबका होगा लैक्टिक एसिड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो स्टार्ट करते हैं अपना। इधर ग्लूकोज को हमको तोड़ना है। अब देखो पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ। पायरूवेट क्या होता है, चलो देखते हैं। ये मान लेते हैं बड़ा सा बेटा, मैंने ये एक ऐसे करके सेल बना दिया। ठीक है, ये हम सबका क्या है, सेल। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सेल बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है? हाँ, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये तो आएगा ही। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सेल है, हमको किसको तोड़ना है बेटा, ग्लूकोज को, C6H12O6। अच्छा, ये क्या है, सेल के अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ही बेटा जैसे ग्लूकोज इंटर किया ना, उसको तुरंत 2 टुकड़ों में खट से तुरंत तोड़ दिया गया वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं C3H4O3-। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ। पायरूवेट में जैसे ही कन्वर्ट हुआ ना, तो पायरूवेट अब तुरंत किसके पास जाएगा, देखो ग्लूकोज का आधा हुआ है यहाँ पे, तोड़ दिया गया है। ग्लूकोज जैसे अंदर आया है साइटोप्लाज्म में, सेल्स के अंदर, जैसे तुरंत उसको तोड़ा गया है C3H4O3- में, और ये पायरूवेट का फार्मूला होता है। अब ये कहाँ पे जाएगा बेटा, ये तुरंत हम सबका चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाएगा ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अब ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे जाके अब ये करेगा इन माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये तो हो गई, ये तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है।
तो हम इसका हम कैसे लिख सकते हैं, इसका हम ऐसे करके लिखेंगे, ग्लूकोज का सबसे पहला ब्रेकडाउन हुआ है पायरूवेट में। पायरूवेट कहाँ कैसे कन्वर्ट हुआ, सेल के अंदर गया साइटोप्लाज्म में, उधर तुरंत ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ पे ग्लूकोज से पायरूवेट, और पायरूवेट से क्या हुआ CO2 प्लस H2O प्लस हमको क्या मिल गई, एनर्जी। ठीक है, अपन को एनर्जी मिल गई, लेकिन कैसे, ये बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, और जो चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। और एरोबिक मतलब क्या होता है बेटा, इसमें ऑक्सीजन क्या रहेगा, O2 प्रेजेंट रहेगा, ये एरोबिक रिस्पायरेशन अपन का। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ना बेटा, इसमें एनर्जी इसमें होती है 38 ATP। कितना होती है, 38 ATP, मतलब बहुत ज़्यादा है, ये मल्टी सेलुलर के लिए, हम सब के लिए। अब हम बात करेंगे इसमें, अब हम दूसरे चीज़ का बात करेंगे जो कि हम सबका अनएरोबिक रिस्पायरेशन। क्या चीज़, अनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब अनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था और यहाँ पे ऑक्सीजन बताओ प्रेजेंट रहेगा, नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने कट लगा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वो रहेगा हम सबका अनएरोबिक। तो मैंने बता दिया हायर एनिमल में हो रहा है। ठीक है, वो बड़े बड़े जो चीज़ है मल्टी सेलुलर है। यहाँ पे क्या होगा, अनएरोबिक में कैसा होता है, अनएरोबिक में मोस्टली हम बोल सकते हैं ईस्ट में होता है। ठीक है, मतलब जो छोटे लेवल के ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट। ठीक है, इन ईस्ट में। अब इन ईस्ट में ये होगा क्या, इथेनॉल बनाएगा यहाँ पे, इथेनॉल ही है ना, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। मतलब अब यहाँ प्रोसेस समझो, ग्लूकोज को इधर भी हम अपन सबको तोड़ना है, तो ग्लूकोज देखो नॉर्मल ऐसा इसमें भी होगा, एनाएरोबिक में भी सेम कंडीशन ऐसे होगा, बस यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ, तो ग्लूकोज कैसे पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज आया सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर आया, तुरंत आधे पार्ट में कन्वर्ट हो गया, C3H4 वो 3-, यानी इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, पायरूवेट बोलते हैं। ओके, तो ये तुरंत आधे पार्ट में कन्वर्ट हुआ, तो इतना तो बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे अब बना क्या रहा है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो यहाँ आपको कहीं दिख रहा है कि ऑक्सीजन का कोई यहाँ पे यूज ही नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो इथेनॉल का बेटा फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये फार्मूला होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है और हमको क्या दे रहा है, एनर्जी। लेकिन एनर्जी अब इसको बात ये आती है कि मिलेगा कितना, तो एनर्जी बेटा इसको मिलता है 2 ATP। अब यहाँ देखो, देयर आर वेरी बिगेस्ट डिफरेंस दिस एंड दिस। यहाँ पे आप देखो कहाँ 38 ATP, कहाँ 2 ATP। ठीक है, तो ये ईस्ट में हो रहा है, ये छोटे मोटे हैं। ठीक है, छोटे मोटे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनमें तो 2 ATP है। चलो, यहाँ पे तो ज़्यादा एनर्जी भी यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी भी कैसा रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ये 38 ATP है, तो यहाँ पे एनर्जी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, हाई वाला सिंबल लगा दिया हूँ तो ऐसा मत सोचना कि एनर्जी उड़ रहा है वहाँ से। ठीक है, यहाँ डाउन लगा दिया हूँ तो ऐसा नहीं कि भाग रहा है नीचे कहीं, मतलब ये कम है वो ज़्यादा है, ऐसा समझाया हूँ। ठीक है सर, 2 प्रोसेस में तो कन्वर्ट हो गया, एक एरोबिक हम समझ गए, एक दूसरा अनएरोबिक समझ गए। अब सर तीसरा हमको बता दो। तो तीसरा बेटा आपका होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, समझा रहा हूँ। ये सर लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड मतलब क्या होता है बेटा, या आप बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रोसेस कर लेते हो ना, बहुत ज़्यादा फिजिकली अगर कोई चीज़ उठा लेते हो, तो इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड मतलब ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें आप बहुत ज़्यादा जिम करने गए हो, ठीक है, मसल्स एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो मसल्स एक्टिविटी में क्या होता है कि मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड अमाउंट में सप्लाई होता है अपने सेल में, ठीक है, तो वहाँ पे हम सबको क्रैम्प्स डेवलप हो जाता है, उधर ना हम सब बहुत ज़्यादा अगर वर्क कर लें तो क्रैम्प्स हो जाता है। क्रैम्प्स मतलब क्या होता है कि वहाँ पे अकड़न हो जाती है। कभी कभी आप सोए होंगे ना, तो ऐसा हुआ है, सोए रहते हैं 2-3 बजे या 4 बजे या 11-12 बजे रात में, ये जो पैर है ना हम सबका, जहाँ पे टिबिया एंड फेबुला जो बोन है, वहाँ पे जस्ट ऊपर थोड़ा सा मसल्स है ना,
वहाँ पे टच करना, और कभी कभी सोए रहते हैं तो हमको बहुत तेज़ी से वहाँ पे क्रैम्प्स डेवलप हो जाता है। मतलब क्रैम्प्स मतलब होता है बेटा अकड़न। अकड़न कैसा होता है? अकड़न यही करवाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? मतलब हम सबके मसल्स में वहाँ पे इनसफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुँच रहा है, सफिशेंट नहीं, पर्याप्त मात्रा में नहीं, अपर्याप्त मात्रा में वहाँ पे ऑक्सीजन गई, इसलिए क्रैम्प्स डेवलप हो जाता है। और ये हम बहुत ज़्यादा मसल्स एक्टिविटी भी करते हैं ना, बहुत ज़्यादा जिम वगैरह भी कर लेते हैं, तो इससे भी हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन की बेसिकली उधर कमी हो जाती है, तो वो होता है लैक्टिक एसिड, और प्लस एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से अकड़न और बहुत दर्द होता है इसमें। ओके, कभी कभी होता है, हमको भी हुआ है भाई, 2-3 बार हुआ है। ठीक है, तो मैं उस प्रोसेस को नहीं समझ में रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो लैक्टिक एसिड कर रहा है। ठीक है, एनर्जी तो रिलीज करेगा तो हमको दर्द तो होगा ही वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या, ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड देख लो, ये कैसा होगा। लैक्टिक एसिड का फार्मूला भी होता है, फार्मूला भी देख लो, C3H6O3। और ये किस में होता है? इन मसल सेल्स, इन मसल सेल्स। और ये मसल सेल्स में क्या करवाता है? मतलब इन लिमिटेड ऑफ ऑक्सीजन, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बहुत कम मात्रा में वहाँ पे क्या करता है, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तब ये जाके मतलब लैक्टिक एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, और प्लस एनर्जी भी रिलीज करता है। तो ये हम सबका हो गया आज 3 पाथवे में ग्लूकोज को हम क्या कर दें, ब्रेक डाउन। ठीक है, अब ये तो हो गया रिस्पायरेशन हम सब में, एनिमल में हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसमें, अब हम सबका नेक्स्ट प्रोसेस जो चलेगा, अब हम सबका रहेगा प्लांट में। ठीक है, तो प्लांट में इस वीडियो में तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, 12:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कल बनेगा, कल लेक्चर में मिलते हैं। ओके, तो इतना जितना सब ये सब प्रोसेस चल रहा है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आई थिंक आप सबको समझ में आएगा। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।